वेलकम 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 डियर एस्पिरेंट्स। आज जो जेकेएसएसबी ने जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम कंडक्ट कराया, ये जेकेएसएसबी की हिस्ट्री में वन ऑफ द डिफिकल्ट पेपर माना जाएगा। और आज हम इस वीडियो में सभी कंपोनेंट, सभी सेक्शंस को डिस्कस करेंगे जो आज 19 अप्रैल 2026 को दिन को पेपर हुआ। उसी पेपर का कंप्लीट एनालिसिस हम इस वीडियो में करेंगे। पहले हम जनरल नॉलेज देखेंगे, फिर कंप्यूटर, फिर इंग्लिश, फिर मैथ, रीजनिंग। लेकिन उससे पहले स्क्रीन पे आप देख लीजिए, हमारी एप्लीकेशन पे ये कोर्सेज चल रहे हैं, इनको आप चेकआउट कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में जाके, या आप हमारे टीम को दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, वो आपको गाइड करेंगे। और J&K में बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मोस्ट अफोर्डेबल फी पे आपको ये कोर्सेज मिल जाएंगे। और अभी ये ऑफर पे चल रहे हैं, तो चेकआउट कीजिएगा, ऑफर का बेनिफिट लेके ज्वाइन हो जाइए। जनरल नॉलेज पहले हम डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, यहां से सिटी, यहां से कंट्री, कौन सी सिटी कौन सी कंट्री को बिलोंग करती है, और आपको बोलना है कौन सा पेयर करेक्ट है, कितने पेयर्स करेक्ट है। देखो, ये जो है ना, ये वाला पेयर करेक्ट नहीं है, क्योंकि माराकाबो जो है ये वेनेजुला में है, तबरीज जो है ये ईरान में है। हाँ, ये थर्ड वाला पेयर करेक्ट है, और ये पढ़ाया भी है हमने आपको, क्योंकि हमने कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड में आपको बोला है ग्रीनलैंड की कैपिटल नूक। तो यहां पे ये थर्ड वाला है, ये सिटी छोड़ो, ये सिटी कैपिटल है ग्रीनलैंड की, तो इसलिए यहां पे आप 100% कंफर्म हो कि ये वाला पेयर ठीक है। ठीक है, बाकी डोंस्टेक ये यूक्रेन में है, तो हमारा एक ही पेयर ठीक है। नूक ग्रीनलैंड की सिटी के साथ साथ कैपिटल भी है, तो टिक करेंगे आप, ओनली वन पेयर। सेकंड क्वेश्चन, ये सवाल था डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। हालांकि ये मिशन लॉन्च हुआ है 2024 में ही, लेकिन ये उसके बाद भी न्यूज़ में चलता रहता था। ये डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का मकसद ही था कि एग्रीकल्चर को डिजिटल करो, और इसके अंदर कौन कौन से की कंपोनेंट्स है वो आपको देखने हैं। देखो, ये तीनों के तीनों सही है, हालांकि ये दो तो डायरेक्टली की कंपोनेंट में आते हैं, ये इनडायरेक्ट वाला की कंपोनेंट आप मान सकते हैं। आपको मैं बताऊं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई जो है वो है एक बहुत इंपॉर्टेंट, वो तो प्राइमरी कंपोनेंट है, वो तो सबसे की कंपोनेंट है डीएएम का, डीपीआई। और ये डीपीआई क्या है? डीपीआई में आपका एग्री स्टैक है, मतलब फार्मर्स की इंफॉर्मेशन, फार्मर्स की रजिस्ट्री। इसी तरह केडीएसएस है, केडीएसएस मतलब कि सैटेलाइट या टेक्नोलॉजी की वजह से सॉइल कंडीशन, वेदर कंडीशन, बाकी कंडीशंस देख ले, ताकि बेटर प्लानिंग हो और बेस्ट प्रोडक्शन हो। इसी तरह कंप्रहेंसिव सॉइल डीपीआई में और क्या है? सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल प्रोफाइल मैप्स, ये भी डीपीआई के अंदर आता है, और ये डीपीआई की कंपोनेंट है डीएएम का, ये सही है। इसी तरह डीजीसीएसबी की कंपोनेंट डीएएम का है, जिसमें पता चलता था कितना क्रॉप प्रोडक्शन होगा। ओके, उसके बाद एमएनसीएफसी, ये भी एक की कंपोनेंट माना जाता है। तीनों के तीनों सही है, सेकंड ऑप्शन का डी आंसर है, 1 2 3। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 देखना है। यहां से पुतले हैं, यहां से कौन से पर्सन के वो पुतले हैं? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये ठीक है, ये मैच हुआ है, ठीक। ओके, स्टेटस ऑफ वननेस, ये स्टैच्यू ऑफ वननेस आदि शंकराचार्य। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी वाला श्री रामानुजाचार्य। अब ये तीनों मैच सही है, तो 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, ये थर्ड वाले क्वेश्चन का ए सही बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल है टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। हमने आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पढ़ाए हैं, अब यहां पे वो नहीं सवाल है, यहां पे है टेंटेटिव लिस्ट। आप क्या कर सकते थे, जो भी हमने आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में पढ़ाए हैं वो आप निकाल सकते थे। टेंटेटिव लिस्ट मतलब अभी नहीं बनी है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, अभी टेंटेटिव लिस्ट में है, अभी ये आगे अप्रूव भी हो सकती है, रिजेक्ट भी हो सकती है। अप्रूव हो गया तो बन गई वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो टेंटेटिव लिस्ट में वही आपका यहां से होगा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं बनी है अभी तक। और हमने आपको पढ़ाया है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और अगर ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये भी रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में याद करो कौन कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमने आपको बोली है। अब ये दोनों के दोनों वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, तो ये नहीं हो सकते टेंटेटिव लिस्ट में, तो दोनों को निकालो।
बाकी जो नाम है आप बेस्ट गेस कर सकते हैं, हाँ बाकी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही ऑप्शन नहीं होते हैं उतने ज्यादा, थोड़ा सा गेस वर्क भी बेस्ट होना चाहिए स्टूडेंट्स का। तो बाकी हो सकते हैं आपका टेंटेटिव लिस्ट में। तो सबसे बेस्ट गेस था आपका फर्स्ट और लास्ट को निकालो बीच के, सही जवाब है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जहां पे है ये सही है, सी है सही जवाब, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ओके, चलो फिफ्थ क्वेश्चन, फ्रीडम फाइटर्स जो ट्राइबल है उनके ऊपर सवाल है, आपको बोलना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट तिलका मजहा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइबल फ्रीडम फाइटर है। सिद्धू कन्हू मुर्मू ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फ्रीडम ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स है। ये जो तिलका मजला है पंडा ट्राइब का, ये इन्होंने रेड किया कंपनी ट्रेजरर, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद सिद्धू कन्हू जो है ये संथाल कम्युनिटी, और इन्होंने लेड किया संथाल हुल रेबिलियन में, और ये भी सही है, ये दोनों के दोनों सही है। और ऐसा कुछ नहीं है कि महात्मा गांधी को अपोज किया टी गार्डन्स ने, ऐसा कुछ नहीं है। टी गार्डन कम्युनिटी तो सपोर्ट करते थे, अपोज नहीं करते थे, ये गलत हो गया। तो फिफ्थ का फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ए सही जवाब। अब सवाल है आपको बोलना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पहले कौन सा इवेंट, फिर कौन सा इवेंट, फिर कौन सा इवेंट हुआ। सबसे पहले आपका हुआ लॉर्ड इरविन डिक्लेरेशन 1929 में, तो पहले सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर वन आएगा, क्योंकि फिर दूसरे नंबर पे क्या हुआ, ये थर्ड वाला 1931 का डेट, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और फिर लास्ट पे पूना पैक्ट 1932। तो पहले सेकंड, फिर थर्ड, फिर वन, सेकंड थर्ड वन, ये डी आपका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 6 का। ये वाला क्वेश्चन का सही जवाब बताइए, ये क्वेश्चन का सही जवाब देखो, आपको हिल और रिलेटेड रीजन्स, नीलगिरी हिल्स आपका जो है ये ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स के जंक्शन पे है। ओके, अनामाला हिल्स जो है ना ये साउदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स पे है। इसी तरह महादेव हिल्स जो है ना ये सतपुरा रेंज पे है, और विंध्या रेंज जो है ना ये नर्मदा वैली के पैरेलल है, नर्मदा वैली के पैरेलल है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन का सही जवाब बन जाता है डी, 1 का 3, 2 का 4, 3 का 1 और फिर 4 का 2। तो सेवंथ क्वेश्चन का सही जवाब डी बन गया। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल क्या होता है, इक्वेटर के बाद 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो है उसी को बोलते हैं 10 डिग्री चैनल, मतलब 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ये आपको पता है, बार बार पढ़ा है। सेपरेट टू रीजन्स, आसान क्वेश्चन है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को सेपरेट करता है ये 10 डिग्री चैनल। तो 8 का ए आएगा सही जवाब। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना ये मुझे बताइए, इसमें से इंडिया का डेमोग्राफिक ट्रेंड, इंडियाज डेमोग्राफिक ट्रेंड पे सवाल है। देखो भाई ये पहला वाला सही है, क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल हो जबरदस्त, ठीक है ना। ओके ओके ओके, और क्यों डिक्लाइनिंग डिपेंडेंसी रेशो, ओल्ड और चाइल्ड तो डिक्लाइन है, जो डिपेंडेंट लोग वगैरह है वो उनका डिक्लाइन, लेकिन वर्किंग एज पॉपुलेशन का राइज, ये तो सही है। डेमोग्राफिक डिविडेंड तो इसी को बोलते हैं। डेमोग्राफिक विंटर इसी का अपोजिट होता है। डेमोग्राफिक विंटर क्या होता है, जिसमें इंक्रीजिंग वर्किंग एज पॉपुलेशन नहीं, ये इंक्रीजिंग नहीं, डिक्रीजिंग ओल्ड एज डिपेंडेंसी नहीं, ये डिक्रीजिंग नहीं, ये तो यहाँ पे इंक्रीजिंग होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये उल्टा है, तो ये गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। ओके, तो थर्ड वाला देखते हैं। इंडिया जो है वो अभी एंजॉय कर रहा है डेमोग्राफिक डिविडेंड, बिल्कुल इस सेंचुरी टिल सेंचुरी, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इंडिया में यही कंडीशन है, डेमोग्राफिक डिविडेंड ही चल रहा है, वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा है, तो ये भी सही है। तो 9th का 1 and 3 आर द करेक्ट ऑप्शंस। वेटलैंड है और कौन से स्टेट के अंदर है? कोलोरो लेक आपको पता है आंध्र प्रदेश, आसान है। तवा रिजर्वर ये आपका मध्य प्रदेश, ये आपका तमिलनाडु, और फिर हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क। लेकिन यहाँ पे ये बोलना है कौन सा पेयर करेक्टली मैचेस है, कितने पेयर करेक्टली मैचड है, सॉरी। एक तो ये वाला पेयर करेक्टली मैचड है, तवा रिजर्वर मध्य प्रदेश, और फिर ये वाला पेयर भी करेक्टली मैचड है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा। तो 2 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। क्वेश्चन नंबर 10 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, कोपन्स क्लाइमेट टाइप आपके सामने है, अब आपको बोलना है कि ये 3 जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ये कौन से क्लाइमेट टाइप में फिट होते हैं, ए में, बी में, सी में, डी में। एवरेज मंथली टेम्परेचर
रेयरली फॉल्स बिलो 18 डिग्री, तो टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से नहीं जाता नीचे, तो ये ए टाइप में आएगा। ट्रॉपिकल क्लाइमेट है ये, तो ए जहां पे है वही है, ए यहां पे है, तो तीनों के सही ऑप्शन हो सकते हैं। ये इस स्टेटमेंट की वजह से ये वाला हटा दो, क्योंकि ए होना चाहिए, ए टाइप है ये, ए टाइप का इशारा ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ओके, अब देखते हैं सेकंड एंड थर्ड। एनुअल रेनफॉल एक्सीड्स, ओके, रेनफॉल बहुत ज्यादा है और इवनली थ्रू आउट द ईयर, तो ये आइडिया देता है रेन फॉरेस्ट का। रेनफॉल, अब ये तीनों में कौन सा सही है? ये तीनों में ट्रॉपिकल तो आ गया, रेन फॉरेस्ट सही है, ठीक है ना। अगर अगर मूनसून की बात करें तो मूनसून में वेट एंड ड्राई होता है, यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर लिखा है, बहुत ज्यादा वेट है, तो मूनसून में वेट एंड ड्राई होता है। अगर सवाना की बात करें, सवाना तो ड्राई ही होता है, ये ड्राई, ये वेट एंड ड्राई, वेट एंड ड्राई, लेकिन ये वेट है, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट आपको आइडिया देता है कि काफी वेट है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और इवन कि थर्ड वाला स्टेटमेंट भी सपोर्ट करेगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को ही। ह्यूमिड कंडीशन सपोर्ट डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो कि आप मान सकते हैं ये तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ही है। तो तीनों के तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स, तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स डायरेक्टली आपको आइडिया देते हैं कि ऑप्शन बी सही है, AF ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 12, आपको बताना है इंडियाज नेशनल वाटरवेज। ये भी आसानी था, क्योंकि आपको पता है नेशनल वाटरवे 1 आपको पता है गंगा, नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र रिवर, नेशनल वाटरवे 3 वेस्ट कोस्ट कनाल, ठीक है ना, और ये सही थे, ये दोनों सही थे, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का ये आंसर है 1 and 2 ओनली। ओके, चलो, ओके, वाटरवेज हमने काफी डिटेल में आपको वैसे पढ़ाए हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ाए हैं। अब हम 12th क्वेश्चन के बाद 13th क्वेश्चन पे आते हैं। कल्हना राजतरंगिणी जो है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज इन द जम्मू एंड कश्मीर रीजन। अब इसमें आप मुझे बताओ सही क्या है और गलत। आपको एक्चुअली करेक्ट सीक्वेंस देनी है। एक सेकंड, काम पड़ गया, एक सेकंड। ठीक है, मैं कहाँ था। ओके, थोड़ा जल्दी अब करते हैं। अच्छा, हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 अभी हमें डिस्कस ही करना है ना। ओके, कल्हन राजतरंगिणी में आपको बताना है कि डायनास्टीज का ऑर्डर, पहले कौन सी डायनास्टी, फिर बाद में कौन सी, फिर बाद में कौन सी। मैंने आपको ये ट्रिक एक बार दी हुई है, जी के उठा लो। तो जी के उठा लो, जी से गोनंदा डायनास्टी, के से करकोटा डायनास्टी, उसके बाद उठा लो यू से उटपाला, और लो से लोहारा डायनास्टी। तो आपका सही जवाब है जी के उठा लो, तो जी के उठा लो, तो आपका 1 3 2 4 आपका सही जवाब है, 1 3 2 4। ये आपका करेक्ट क्रोनोलॉजी है, आप कह सकते हैं, ठीक है ना, करेक्ट ऑर्डर है। ओके, बहु फोर्ट इन जम्मू के बारे में सवाल है, बहु फोर्ट इन जम्मू के बारे में सवाल है। देखो, बहु फोर्ट जो जम्मू का है वो बनाया है राजा बहु लोचन अबाउट 3000 ईयर्स अगो, ये सही है। ओके, इसको रिफर्बिश्ड किया डोगरा रूलर्स ने, हाँ, इसको ठीक ठाक बनाया डोगरा रूलर्स ने 19th सेंचुरी में, ठीक है। ओके, उससे उसके नीचे जो बहु फोर्ट है उसके नीचे एक गार्डन है, बागे बहु, ठीक है ना। ओके, मुगल स्टाइल का गार्डन है, ये भी सही है, तीनों के तीनों सही है, ये डी ऑप्शन सही है 14 क्वेश्चन का। कश्मीरी आर्ट फॉर्म में आपको बोलना है, देखो इनमें आपको बोलना है ये 3 है कंडीशंस, ये किस में फिट होते हैं। पहला, एक ट्रेडिशनल फोक थिएटर स्टाइल कॉम्बिनेशन ऑफ प्ले एंड डांस, ये आपका बांड पत्थर में होता है। तो ये आपका बांड पत्थर में होता है। बांड पत्थर जो है वहां पे डांस के साथ साथ प्ले भी होता है, प्ले में एक्टिंग होती है, स्टोरी टेलिंग होती है, सिंगिंग होती है, बहुत कुछ होता है। तो आप कह सकते हैं बांड पत्थर, पहले ही ऑप्शन का सही जवाब बांड पत्थर आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे बाकियों से ये अलग है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल परफॉर्मर जो है, जो परफॉर्म करता है, डांस करता है एंड प्लेज म्यूजिक अदर एज इट फीचर सिंगल। हाँ, कभी कभी सिंगल, देखो वैसे ये मिलजुल के ही करा जाता है, ये वाला स्टेटमेंट जेकेएसबी को नहीं डालना था वैसे, लेकिन हाँ कभी कभी सिंगल परफॉर्मर भी होता है जो खास होता है, वो 5-8 मिला के जो है उनमें एक सिंगल परफॉर्मर, उसी के आगे पीछे वो, मतलब उसी के साथ वो गाते वगैरह है या प्ले करते। तो आप कहने का मतलब यहाँ पे है, ये भी बांड पत्थर कोई आइडिया देता है, लेकिन जेकेएसबी को वैसे स्टेटमेंट्स एक्चुअली अवॉइड करने चाहिए थे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंट्राडिक्शन आता है वैसे। चलो,
इट वॉज मेंशन्ड बाय कश्मीरी सू, हाँ बिल्कुल ये इन्होंने मेंशन किया है बिल्कुल, तो ये भी सही है, तो 15th का सी सही बन जाता है। ओके, रूप डांस है, खासकर चक्री, ये म्यूजिक सिंगिंग वगैरह के साथ, हफीजा डांस लगभग डांस ही है, ठीक है ठीक है, ये ही है डांस के साथ साथ प्ले, बांड पत्थर, 15 का सी। ओके, इसमें मुगल गार्डन्स इन कश्मीर आर करेक्ट, आपको बताना है निशाद बाग जो है लेट आउट इन 17th सेंचुरी, इज लोकेटेड डायरेक्टली अलोंग द ईस्टर्न बैक ऑफ डल लेक, ये सही है। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स विद इन द शालीमार बाग क्या है, एक है पिंक पेविलियन दीवानी आम में, और ब्लैक पेविलियन दीवानी खास में, ये भी सही है। अशेबल बाग जो है ना, उसको पहले बोला जाता था शाहीबाबाद, और ये मुगल पीरियड में, और ये कौन किसकी याद में ये बनाया गया, मुगल एम्परर जहांगीर, बिल्कुल ये सही है, तीनों के तीनों सही है। 16 का ए। 17 आपको बताना है जम्मू रीजन के बारे में। यहाँ पे जम्मू रीजन जो है ना, वो कहाँ पे है, अनइवन रीजेस ऑफ लो हाइट्स इन द शिवालिक हिल्स, बिल्कुल ये सही है। लद्दाख रेंज नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ, नहीं 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 नहीं, त्रिकुटा रेंज, अरे नहीं, ये पूरा का पूरा गलत है, तो पहला सही है। 17 को ए, थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक है। दाशिगम नेशनल पार्क, हाँ माउंटेन रेंज, ये सबको पता होगा, जबरवन रेंज बहुत बार पढ़ा है। एक सेंसस अभी हुआ J&K में, ओके, और आपको बताना है कौन से स्पीशी के कंजर्वेशन के रिलेटेड ये सेंसस था, वो सही जवाब है मरखोर, जो ये गोट होती है, उसी के लिए ये सेंसस था, ठीक है। 19 का ए। अच्छा, रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर चिनाब, ओके, चिनाब के आपको बोलना है ट्रिब्यूटरीज इनमें से कौन से रिवर हैं, ठीक है, ओके। तो अगर आप उज रिवर देखेंगे तो ये रिवर रवि का है, तो ये गलत है। तवी रिवर, हाँ ये चिनाब में जाता है, ये सही है। पूंछ रिवर ये जहलम में जाता है, ये गलत है। नीरू रिवर ये भी चिनाब में जाता है, तो ये सही है, ये भी सही है। तवी भी, नीरू भी सही है, तो भी सही बन जाएगा। सेकंड एंड फोर्थ करेक्ट ऑप्शंस। अब हम कंप्यूटर की तरफ नेक्स्ट सेक्शन डिस्कस करेंगे, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन क्या है आपको बताना है ALU का जो विच फंडामेंटल ऑपरेशन परफॉर्म द कंप्यूटर टू कैरी आउट अर्थमेटिक कंप्यूटेशंस इन ALU। इसका सही जवाब है, इसका काम क्या है कि बाइनरी डाटा को प्रोसेस करना, लॉजिक गेट्स, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, बाइनरी डाटा को प्रोसेस करना थ्रू लॉजिक। हमने एग्जैक्टली आपको ये टेस्ट सीरीज में एग्जैक्टली यही ऑप्शन है आपके टेस्ट सीरीज में। मैंने आपको मैंने आपको आज ही के वीडियो में ये दिखाया है, आप यूट्यूब चैनल पे देख लो, ये जो वीडियो अपलोड हुआ है मैंने आपको दिखाया। हमने बहुत सारे MCQs और टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस कराए हैं। आपको बताना है, देखो अच्छा ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आप देख लीजिए, आपको बताना है, देखो जब CPU का इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है, मतलब CPU रन करता है इंस्ट्रक्शंस, मेमोरी हायरार्की CPU देखता है फास्ट में, स्लो में, कौन सी मेमोरी में, मेमोरी मैनेजमेंट वगैरह, एड्रेसिंग मतलब कैसे डाटा को एक्सेस किया जाए। एक कंप्यूटर में टिपिकल वन न्यूमन आर्किटेक्चर कंप्यूटर सिस्टम, मतलब एक कंप्यूटर में शॉर्ट में। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो मैं आपको बताऊं, डाटा हजार्ड सामने आपको पढ़ाया है, डाटा हजार्ड अगर आपने पढ़ा है, डाटा हजार्ड वो हो सकता है पाइपलाइन CPUs में। पाइपलाइन CPU मतलब कि जहां पे CPU रन मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस एट अ टाइम, और डाटा हजार्ड से एक प्रॉब्लम आती है जिसमें एक इंस्ट्रक्शन डिपेंड्स ऑन अदर इंस्ट्रक्शन वैल्यूज, ठीक है ना। ये भी एक मैंने आज ही एक वीडियो अपलोड किया है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हमने आपको दिखाया है कि डाटा हजार्ड्स पे क्वेश्चंस भी हैं, हमने आपको डिटेल में ये कराया हुआ है। अगर आपने वो पढ़ा है तो आराम से आप इसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है, ये सही है। तो डाटा हजार्ड्स, डाटा प्रॉब्लम्स होते हैं पाइपलाइन CPUs में, इवन व्हेन ओनली अगर आप सिर्फ रजिस्टर एड्रेसिंग ही करोगे, रजिस्टर ही सिर्फ यूज करो, तब भी ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सी सही जवाब है, ठीक है। ओके, टेस्ट सीरीज आप विजिट करो जूनियर असिस्टेंट की, तो वहां पे आपको ये चीजें मिलेंगे। आपके सामने क्वेश्चन है कंप्यूटर मेमोरी एंड डाटा स्टोरेज फंडामेंटल्स पे, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखो कैच मेमोरी जो फास्टर देन मेन मेमोरी, ये सही है, एंड स्टोर्स फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड डाटा है। कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को आंसर करेगा, आसान क्वेश्चन है। अब आपको बताना है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग CPU ऑपरेशन एंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। देखो ये जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है ना, वो स्टोर करता है करंट इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम काउंटर स्टोर करता है करंट नहीं, नेक्स्ट। लेकिन PC
IR जो है स्टोर करता है करंट इंस्ट्रक्शन बीइंग डिकोड। ये सही बात, सही है, ये सही है। 24 का सी सही जवाब है। ठीक है, ओके। 25 क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा नहीं काफी डिफिकल्ट है, और ये वाला क्वेश्चन हमने आपको नहीं पढ़ाया है। बाकी ये चारों के क्वेश्चंस हमने जो भी अभी तक कंप्यूटर के क्वेश्चंस आए ये हमने पढ़ाए हैं आपको। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो आज ही अपलोड हुआ है। ठीक है ना, हो सकता है मैं जो अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी रात का बहुत टाइम हुआ है, अभी रात के बजने वाले हैं 10, तो हो सकता है ये जो अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये कल सुबह अपलोड हो, कल 10-11 बजे। तो आप इससे पहले वाला वीडियो देखना, मैंने बताया है आपको, दिखाया है आपको कि हमने ये चीजें आपको कराई हैं कंप्यूटर की कि नहीं, क्योंकि कंप्यूटर डिफिकल्ट था। जीके के तो ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कराए, लेकिन कंप्यूटर चैलेंजिंग बहुत ज्यादा था। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमने नहीं कराया, इसलिए थोड़ा सा आपको मैं बता दूं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ओवरफ्लो दो कंप्लीमेंट एडिशन में कैन बी डिटेक्टेड बाय एग्जामिनिंग ओनली द कैरी आउट ऑफ द मोस्ट। मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, टाइम नहीं करूंगा वेस्ट, क्योंकि हम अलग से इनको डिटेल करेंगे कंप्यूटर की सीरीज में। देखो मैं आपको बताऊं, टू कंप्लीमेंट एडिशन होता है साइलेंट इंटीजर, जिसमें प्लस भी हो माइनस भी हो। उसमें क्या होता है, मैं आपको टू कंपोनेंट एडिशन देखो, +1 -1, +1 आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर यही लैंग्वेज 0 1 की लैंग्वेज समझता है। तो 1 1 1 1 -1 है, 1 1 0 0 0 1 +1 है। इनको जब आप एडिशन करते हैं तो आपको ये रिजल्ट आता है, और ये जो रिजल्ट है ना ये 4 बिट में है। ये 4 बिट वाला रिजल्ट है ना, रिजल्ट जो है ना वो 0 है, 0 0 0 0 0 ही होता है। ये जो एक बाहर आया ये कैरी आउट ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट किसको बोलते हैं? ये जो लेफ्ट साइड ये कैरी है ना, इसको बोलते हैं कैरी आउट ऑफ MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब कहने का मतलब ये है कि ये 0 आ गया, और ये रिजल्ट अब 0 है ना, ये -8 टू +7 की रेंज में अगर है तो ये ओवरफ्लो नहीं हुआ। हाँ, अगर -8 टू +7 के रेंज के बाहर होगा तो ओवरफ्लो हो गया। ठीक है, ओवरफ्लो हो गया। अब फिर से एक एग्जांपल है, ये +3 है +3 -2। अब +3 ऐसे -2 ऐसे, इनको जब आप एडिशन करते हैं तो आपका ये निकलता आता है, और ये क्या है, ये 1 है, रिजल्ट 1 है। ये का मतलब होगा ये 1 हुआ, मतलब नॉट ओवरफ्लो। ओवरफ्लो कब होता है? जब +7 से ऊपर हो। ठीक है, ओके। और हाँ, कैरी आउट आ गया मोस्ट। अब सवाल क्या है? सवाल है ओवरफ्लो इन टू कंप्लीमेंट एडिशन, मतलब कि टू कंप्लीमेंट एडिशन मतलब साइंड इंटीजर जिसमें प्लस माइनस है, प्लस माइनस है। देखो प्लस माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस माइनस आ गया, प्लस माइनस आ गया। ओके, ओवरफ्लो उनमें डिटेक्ट किया जाएगा बाय एग्जामिनिंग कि हाँ, देखो सॉरी ओवरफ्लो है या नहीं, वो एग्जामिन किया जाएगा, वो डिटेक्ट किया जाएगा ये देख के कि कैरी आउट है या नहीं। ऐसा नहीं है, ये गलत है। देखो कैरी आउट यहां पे है लेकिन ओवरफ्लो नहीं है, कैरी आउट यहां पे है लेकिन फिर से ओवरफ्लो नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है जरूरी कि कैरी आउट होगा तो आप उससे डिसाइड करोगे ओवरफ्लो है। तो ओवरफ्लो जो है वो डिटेक्ट किया जाएगा, नहीं डिटेक्ट किया जाएगा बाय एग्जामिनिंग ओनली द कैरी आउट ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये गलत है, ये गलत है। आप मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एग्जामिन करते ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ओवरफ्लो हुआ या नहीं। यहां पे मैंने 2 एग्जांपल्स दिए, कैरी आउट है लेकिन ओवरफ्लो नहीं हुआ, तो ये गलत है। उसके साथ साथ ये आप सोच रहे होंगे 0 1 क्या है, ये हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में 0 1 ही वो समझता है। जब भी आप कन्वर्ट करेंगे अनसाइंड इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर क्या होता है, ये साइंड इंटीजर होता है, प्लस माइनस। अनसाइंड इंटीजर होता है जिसमें सिर्फ पॉजिटिव हो। जब भी आप पॉजिटिव वाले कन्वर्ट करेंगे टू लार्जर टाइप, जैसे फॉर एग्जांपल 4 बिट है, 0 0 0 0 1 0 0 0 1 है फॉर एग्जांपल, है ना, इसको आप 8 बिट्स में कन्वर्ट करेंगे। 8 बिट्स में 4 बिट्स को 8 बिट्स में कन्वर्ट करेंगे। जब आप कन्वर्ट करेंगे तो 0 एक्सटेंशन इज यूज्ड टू प्रिजर्व इट्स वैल्यू। बिल्कुल सही है, 0 0 0 0 डालो। फॉर एग्जांपल 1 1 0 1 है एग्जांपल, तो आप 0 एक्सटेंशन डालो इसको 4 बिट से 8 बिट करने का। अभी ये 4 बिट है, अब 8 बिट करने का, यहां पे लेफ्ट साइड आप 4 0 डालो, तो इसी को बोलते हैं 0 एक्सटेंशन डालो, तो इसका वैल्यू वही रहेगा, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सही है, ये सही है। एग्जाम्पल ये है, ये 4 बिट्स है, अब इसको 8 बिट बनाना है, लार्जर टाइप बनाना है, 4 बिट से 8 बिट बनाना है, लार्जर टाइप बनाना है, तो आप 0 एक्सटेंशन डाल सकते हो। 0 एक्सटेंशन लेफ्ट साइड में आता है और आपका वैल्यू चेंज नहीं होगा। 0 0 0 0 डाल दो, 4 बिट से ये 8 बिट्स बन गए, ये 4 से 8, या 16 बिट्स बनाओ, फिर से 0 0 डालो, 16 बिट्स बनाओ यहां से, कोई बात नहीं। जब भी आप इसको लार्जर टाइप बनाएंगे तो 0 एक्सटेंशन यूज किया जाता है, ये सही है। अगर वैल्यू वही रखना है, ये सही है। अच्छा, बीसीडी रिप्रेजेंटेशन में हर एक डेसिमल डिजिट जो है उसको सेपरेटली एनकोड किया जाता है। हाँ, ये भी सही है।
क्योंकि अगर 23 है, 23 में अगर आप नॉर्मली कन्वर्ट करेंगे ना बाइनरी में, तो ये आपका शायद ये निकलेगा। लेकिन बीसीडी में अलग अलग, 2 को अलग 3 को अलग किया जाता है। बीसीडी में 2 को अलग 3 को अलग, तो 2 को अलग वैल्यू 3 को अलग, तो ये जो ये है ये बीसीडी कन्वर्जन है। ये नॉर्मली बाइनरी है, लेकिन ये बीसीडी कन्वर्जन है, बीसीडी का रिप्रेजेंटेशन है। तो ये सही है, क्योंकि ये लिखा है ईच डेसिमल डिजिट इज एनकोडेड सेपरेटली। ये सही है, ये सही है। ओके, अच्छा, बाइट एड्रेसेबल सिस्टम, ये बाइट है, 8 बिट की मेमोरी है। इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट अगर आपको करना है, इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन जो है, इफेक्टिव एड्रेस कहां पे होगा वो देखना अगर है, क्या वो डिपेंडेंट है इंस्ट्रक्शन लेंथ? नहीं, क्योंकि इंस्ट्रक्शन लेंथ सिर्फ आपको बताएगा कितनी मेमोरी इसमें इस्तेमाल होगी। इफेक्टिव एड्रेस मान लो यहां पे ये इफेक्टिव एड्रेस है, ये इंस्ट्रक्शन लेंथ नहीं बताता। इंस्ट्रक्शन लेंथ सिर्फ आपको बताएगा कितना मेमोरी, ये नहीं दिखाएगा एड्रेस, नहीं दिखाएगा डाटा कहां पे लोकेटेड है, ये इफेक्टिव एड्रेस नहीं दिखाएगा। इंस्ट्रक्शन लेंथ आपको मेमोरी कितना इस्तेमाल करा है वो दिखा सकता है। सेकंड थर्ड आपका सही जवाब है बी, सेकंड थर्ड से। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हालांकि बाकी तो पढ़ा लिए हैं, डिफिकल्ट अगर आपको लगे हैं कंप्यूटर के, लेकिन हमने तो आइडिया दिया है, हमने तो पढ़ा है, हमने आपको प्रूफ भी कल दिया, प्रूफ भी सारी आज दिया। तो कहने का मतलब ये है, ये थोड़ा अच्छा खासा नहीं, बहुत बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, सीपीयू हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 26 का सी जवाब है। 27 जल्दी से चलेंगे, जल्दी से इसको खत्म करिए। देखो, एक कंप्यूटर सिस्टम है, उसमें सीपीयू खतरनाक है, 4 क्वाड कोर, मतलब 4 कोर, 4 छोटे छोटे प्रोसेसर, मिनी प्रोसेसर, मतलब खतरनाक प्रोसेसिंग सिस्टम है। 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, बहुत जबरदस्त। 16 जीबी रैम है उस लैपटॉप का, कंप्यूटर का। 1 टीबी एसएसडी, बहुत जबरदस्त, सब कुछ है। अच्छा ठीक है, अब एक प्रोग्राम को आप दैट यूजेस, एक प्रोग्राम है, लेकिन उस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे काम चल रहे हैं, मनी थ्रेड्स, बहुत सारे काम चल रहे हैं, और परफॉर्मेंस डिफरेंट बेसिक ऑपरेशंस। लेकिन आपका ये लैपटॉप सिस्टम बहुत धीरे क्यों चल रहा है और क्रैश क्यों हो रहा है? क्या काज है? इनसफिशिएंट सीपीयू नहीं, ये तो सीपीयू बहुत है। लार्ज एसएसडी नहीं, इससे तो नहीं होगा। स्लो प्रोसेसिंग नहीं, ये तो हाँ, जो मल्टी थ्रेडिंग कैपेसिटी है आपकी सिस्टम की बहुत सारे काम एक साथ करने का, वो शायद एक्सीड हो गया है, क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा थ्रेड्स का इस्तेमाल किया गया है, बहुत डिफरेंट टास्क्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से हाई मेमोरी यूजेज भी होगा, जिसकी वजह से आपका सिस्टम क्रैश होता है और सिस्टम स्लो चलता है। 27 का ए सही जवाब है। ओके, आपका इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, लाइट पेन इनपुट डिवाइस, पंच कार्ड रीडर इनपुट डिवाइस, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस, साउंड कार्ड आउटपुट, डिजिटाइजर इनपुट है, ड्रम प्रिंटर आउटपुट है, स्कैनर आउटपुट है। तो आपका सही जवाब क्या है? इनपुट 1 2 5, ये है आपके इनपुट 7, आउटपुट 3rd 4th एंड 6th। हाँ, आउटपुट 3rd 4th एंड 6th। ठीक है, सही जवाब है। 28 का डी आ गया, जल्दी से करो। 29, देखो ये हमने पढ़ाया है आपको, अच्छे से पढ़ाया है, मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, नेक्स्ट पेज चलेंगे। थोड़ा सा आपको बता दूं, देखो ये एक्चुअली, देखो जब आप मान लो अभी आप रूम में बैठे हैं और आप एक वो वर्चुअल रियलिटी वाला सेट लगाते हैं, आप जो ही वो हेडसेट लगाते हैं, तो आपको एक साथ लगेगा हम अपने रूम में नहीं, पता नहीं किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी खूबसूरत जगह पे, मैं तो जन्नत में बैठा हूं। उसको बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी, जो रियलिटी नहीं है, लेकिन आप वो सेट लगा के रियल बना सकते हैं। अब आपके सामने मान लो बॉल है, लेकिन आप वो बॉल को टच नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका ये जो रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है, आपने अपना वर्चुअल रियलिटी सेट लगाया है, आपको लगता है जन्नत में आपको सेब खाना है, लेकिन सेब को टच नहीं कर सकते, क्योंकि रियलिटी में तो नहीं है। आपको लग रहा है मैं जन्नत में हूं, आपने वो लगाया है, वो सेट अपने हेड के ऊपर लगाया है आपने, तब ये चीजें इस्तेमाल आती हैं, ये ग्लव्स आपके हाथ में इस्तेमाल आते हैं। तब फॉर एग्जाम्पल टच वच करने के लिए, अगर आप बॉल को उठाना चाहते हैं, सच में आपको फीलिंग आए कि मैंने बॉल को उठाया, सच में आपको फीलिंग आए मैंने किसी चीज को टच किया, सच में आपको लगे हाँ मैं अपने हाथ घुमा रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं सच में, तब ये चीजों का आपको इस्तेमाल करना है। और हैप्टिक ग्लव्स ये डिटेक्ट करता है यूजर गेस्चर्स एंड प्रोवाइड फॉर यूजर गेस्चर्स, आपके गेस्चर्स। टैक्टाइल डिस्प्ले आपका जब ये है, ये आपका टच सेंसेशन जनरेट करता है। ओके, VRU क्या करता है? जनरेट करता है ऑडियो आउटपुट फॉर इंटरेक्शन विद यूजर्स। डाटा ग्लव आपका कैप्चर करता है
फिंगर फाइन हैंड फिंगर मूवमेंट्स, ठीक है ना, जो आपके हैंड फिंगर मूवमेंट्स है। हमने आपको टेस्ट सीरीज में देख लो वो वीडियो जो हमने अपलोड किया, एक तो डाटा ग्लव समझाया था वहां पे, VRU समझाया वहां पे। लेकिन अगर यही दो आपको पता हो तो आप ऑप्शन कर सकते थे, 4 को 2 3 को 4, 4 को 2 3 को 4, यही एक ऑप्शन है 4 को 2 3 को 4, जिसको आप सही कर सकते थे यही दो की वजह से, जो हमने ऑलरेडी आपको टेस्ट सीरीज MCQ सीरीज में कराया है। 29 का डी, 31 क्वेश्चन का सही जवाब है डी, मतलब 1 2 एंड 4 सही है, थर्ड वाला गलत है। ये भी रिलेटेड टू प्रायोरिटी इनहेरिटेंस प्रोटोकॉल है। प्रायोरिटी इन्वर्जन, खासकर प्रायोरिटी इन्वर्जन क्या होता है, जब लो प्रायोरिटी प्रोसेस होल्ड करता है, हाई प्रायोरिटी जो है रुक जाता है। मतलब लो प्रायोरिटी प्रोसेस चल रहा है, हाई प्रायोरिटी प्रोसेस अभी ऐसे ही है। तो कहने का मतलब शॉर्ट में ये है, हमें बोलना है करेक्ट कौन सा है। करेक्ट है 1 2 एंड 4, 1 2 4 करेक्ट है। जल्दी से चलो, MS वर्ड के ऊपर सवाल है, नॉट करेक्ट, और यही है नॉट करेक्ट, बाकी वाले करेक्ट है। कंटेंट कंट्रोल कैन रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग इन अ डॉक्यूमेंट, हाउएवर कैन नॉट एनफोर्स डाटा वैलिडेशन। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ए है नॉट करेक्ट, हमें नॉट करेक्ट ही बोलना था। 33 34 35 अभी हम चलते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा साफ नहीं था, लेकिन 33 है ना, 33 ये वाला क्वेश्चन अभी हम करते हैं। ये देखो 33, ओके ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू बोलना है अब MS वर्ड पे, ट्रू। तो ये ट्रू है, यूजिंग सेक्शन ब्रेक्स अलोज डिफरेंट हेडर्स एंड फुटर्स इन द सेम डॉक्यूमेंट, ये तो सही है। 33 का ए आ गया, बात खत्म। 34 का आपको अब ये सवाल करना है, फॉर्मूला के ऊपर सवाल है, आपको बताना है कि कंपनी के सेल्स वगैरह ये है, इनमें आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। ये जो फॉर्मूला विल वर्क करेक्टली फॉर ऑल न्यूमेरिकल वैल्यूज इन B2, ये आपका सही बन जाएगा। 34 का डी, 35 का ए सही है, ये क्वेश्चन पढ़ लो, ए सही इसका ऑप्शन है। देखो हम बाकी कंपोनेंट्स भी आपको बोलना है कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे फिट होगा, ये मैं आपको बताऊं, बाकी कंपोनेंट्स भी आपके हो जाएंगे। हालांकि ये जितने भी क्वेश्चन है ये हम डिटेल में आपको कराएंगे अच्छे से। ये देखो ना, ये हमने कराया है आपको डिटेल में, हमने आपको POP3 प्रोटोकॉल बताया है, इज यूज्ड टू डाउनलोड ईमेल फ्रॉम द सर्वर टू द लोकल कंप्यूटर, और आपको बताना ही था कि ईमेल के रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, और यही करेक्ट है, आप इसको करेक्ट कर सकते थे। POP और कितने प्रोटोकॉल और कितना इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बोला था प्रोटोकॉल्स पे सवाल आते हैं 2026 में, जितने भी पेपर्स JK SSB ने कंडक्ट कराए, प्रोटोकॉल्स पे बहुत ज्यादा चांसेस है सवाल आने के, क्योंकि 2025 में भी कितने पेपर्स और कितने प्रोटोकॉल्स पे सवाल आए। तो प्रोटोकॉल वाला जो है ना, सिर्फ ईमेल वाला प्रोटोकॉल नहीं, सारे प्रोटोकॉल्स पे होल्ड होना बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और हमने आपको MCQ सीरीज, प्रीवियस ईयर सीरीज जो 5 इयर्स की PYQ सीरीज है, उसमें कितनी बार ये पढ़ाया है प्रोटोकॉल्स, आपको देख लो, यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट होगा, और देख लो कंप्यूटर के 2-3 वीडियोस है जिसके अंदर प्रोटोकॉल्स मैंने 10 बार डिस्कस किए होंगे। इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विच आर द फॉलोइंग एग्जिस्टिंग स्लाइड कंटेन, अच्छा ये आपको बताना है कि कैन नॉट बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू स्मार्ट आर्ट, कैन नॉट बोलना है, तो वो है टेबल ऑफ डाटा। 37 का भी आएगा। 38 का बताना TCP/IP, आपको बताना है इन ये जो स्टेटमेंट्स है TCP/IP के बारे में, उनको बोलना है कि क्या है, कौन सा ठीक है कौन सा नहीं। TCP/IP गारंटीज डिलीवरी एंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पैकेट्स बट नॉट द टाइमिंग, यही आपका ऑप्शन सही इस क्वेश्चन नंबर 38 का है। 39 जो है फिर से प्रोटोकॉल्स और IVP adoption eliminates the need for NAT because it provides a vastly large, ये आपका सही है 39। और 40 जो है, ये देखो ना, हमने as it is ये क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में पढ़ाया है कि इन द कंटेस्ट IaaS मॉडल में सर्विस प्रोवाइडर क्या मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर मैनेज करता है, डाटा यूजर मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर मैनेज करता है, नेटवर्क हार्डवेयर जो है वही सर्विस प्रोवाइडर मैनेज करता है। और ये बराबर ऑलमोस्ट ये सेम टू सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, जो हमने आपको एप्लीकेशन में टेस्ट सीरीज में कराया है। फिर से बोलूंगा एक बार, जो हमने वीडियो इससे पहले अपलोड किया वो जाके चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर चैलेंजिंग था, कंप्यूटर के क्वेश्चंस कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी हमें आइडिया था कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब बाकी के कंपोनेंट्स आप करेंगे, ठीक है, अब बाकी के कंपोनेंट्स आप करिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, नए अपडेट में। और हाँ, हमारे आपको बता दूं, हमारी टेस्ट सीरीज अभी चल रही है बहुत सारे बैचेस में,
आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में चेकआउट कर लीजिएगा और बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मोस्ट एफोर्डेबल फी पे आपको ये मिल जाएंगे। अब आप बाकी टीचर्स से बाकी कंपोनेंट्स देख लीजिए। तो जो क्वेश्चन नंबर 41 था इंग्लिश का, द सीनेटर्स अपॉलजी वॉज वाइडली व्यूड एज टू लिटल टू लेट आफ्टर मंथ्स ऑफ पब्लिक आउटरीच. The idiom too little too late most precisely conveys that the apology, A option was sincere and strategically calculated, failed to address the full extent of the controversy, was inadequate in both substance and timing to be effective, was overshadowed by more pressing पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स. तो यहाँ पर जो ईडियम है टू लिटल टू लेट, ये किस कॉन्टेक्स्ट में जाता है, ठीक है. तो यहाँ पर देखो जो एक्शन है, ठीक है, वो बहुत ही कम है और वो किया गया है एक राइट टाइम पास होने के बाद. लाइक द एक्शन इज नॉट एनफ, टू लिटल एंड इज डन आफ्टर द राइट टाइम हैज पास्ड. तो यहाँ पर देखो सीनेटर्स अपोलोजाइज्ड आफ्टर मंथ्स ऑफ आउटरेज. तो जो सीनेटर है, the senator apologized after months of outrage, यानी कि जो टाइमिंग था वो लेट था. उसके बाद जो अपॉलजी है वो इनसफिशिएंट है, नॉट एनफ. ठीक है, जो अपॉलजी की गई है वो भी क्या है, इनसफिशिएंट है, नॉट एनफ. तो यहाँ पर आएगा इनसिंसियर तो नहीं हो सकता, फेल टू एड्रेस भी नहीं हो सकता, वॉज इनएडिक्वेट इन बोथ सबस्टेंस एंड टाइमिंग, यानी कि एक तो वो सही टाइम पे नहीं किया गया और वो प्रॉपर भी नहीं था, सफिशिएंट भी नहीं था. तो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. The committee's proposal, though ambitious, was dismissed as a bridge too far by senior officials. In this context, a bridge too far suggests that the proposal was option number A, poorly structured and lacking practical detail, conceptually sound but politically unpopular, excessively ambitious beyond what was feasible or acceptable, intentionally provocative to test institutional boundaries. तो यहाँ पर फ्रेज यूज हुआ है ब्रिज टू फार, और ये जो फ्रेज है ब्रिज टू फार ये यूज हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 में, इसका ओरिजिन वहां से लाई करता है. तो यहाँ पर होता है कि कोई काम करना जो कि इम्पॉसिबल हो या मर्यादा या सीमा के पार हो. तो यहाँ पर ये फिट बैठता है, पोअरली स्ट्रक्चर्ड नहीं है, कंसेप्चुअली साउंड भी नहीं, एक्सेसिवली एम्बिशियस बियॉन्ड व्हाट वाज फिजिबल और एक्सेप्टेबल, मतलब कोई ऐसा काम करना जो मर्यादा के पार हो, इम्पॉसिबल लगता हो. ठीक है, इम्पॉसिबल, नियर टू इम्पॉसिबल. ठीक है, तो ये बैठता है ऑप्शन नंबर सी. आपके इस एग्जाम में 2 क्वेश्चंस आए थे, एक आर्टिकल से रिलेटेड, एक प्रोनाउन का एरर. जो आपके वन शॉट वीडियोस चल रहे हैं ना इसी चैनल पर, एक करवाया था आर्टिकल पे, एक प्रोनाउन पे, एक है प्रेपोजिशन पे. तो जो आर्टिकल में करवाया गया है उसका भी सेम रेपिटेशन पेपर में आया है और प्रोनाउन का भी आया. आगे चलकर वो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, पहले हम इसके आंसर्स देख लेते हैं. द स्कॉलर वॉज नोन फॉर हिज perspicacious analysis of complex philosophical text. Which option is the closest synonym of perspicacious as used here? तो इसका सिमिलर मीनिंग क्या होगा? मेथोडिकल होता है स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को करना. एस्ट्यूट जो है ये इसका सिमिलर मीनिंग होगा. क्यों? क्योंकि एस्ट्यूट भी होता है क्या, एस्ट्यूट का मतलब भी होता है जो डीपली समझे किसी बात को. ठीक है, मेटिक्यूलस होता है डिटेल में जाना और सर्कमस्पेक्ट होता है केयरफुली करना. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एडिटर क्रिटिसाइज द आर्टिकल फॉर इट्स प्रोलिक्स ट्रीटमेंट ऑफ एन अदरवाइज सिंपल टॉपिक. विच वर्ड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ प्रोलिक्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट? तो प्रोलिक्स क्या होता है और इसका सिमिलर मीनिंग क्या होगा यहाँ पर? फर्स्टली प्रोलिक्स होता है ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को लंबा खींचना. ठीक है, डिस्कर्सिव होता है इधर उधर की बात करना, इधर उधर की टॉपिक को इधर उधर ले जाना. रिडंडेंट होता है रिपीट करना किसी चीज़ को, तो ये तो नहीं हो सकते इसके सिमिलर मीनिंग. डिफ्यूज होता है अनक्लियर, ये भी नहीं होगा. तो इसका आंसर है वर्बोस, मतलब ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करना.
तो प्रोलिक्स भी यही होता है, ठीक है, ज्यादा वर्ड्स यूज करना, प्रोलिक्स भी यही होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका आ रहा है क्वेश्चन नंबर है ये 45। हर आर्ग्यूमेंट वॉज प्रेज्ड फॉर बीइंग कोजेंट एंड लॉजिकली कंपेलिंग, विच ऑप्शन इज द बेस्ट एंटोनियम। अब एंटोनियम देखना है, अपोजिट देखना है कोजेंट का। तो कोजेंट क्या होता है? कोजेंट होता है क्लियर। स्पेशियस होता है इसका अपोजिट। क्यों होता है? क्योंकि इसका मतलब होता है कि जो सुपरफिशियली तो हमें सही लगता है बट एक्चुअली जो है वो गलत होता है। टेंटेटिव होता है जो पक्का नहीं है। एम्बिगुअस हो गया अनक्लियर। ये आपको जो वीडियोस चल रही है ना चैनल पर इंग्लिश की, उसमें ये एंटोनियम सिनोनिम में करवाया हुआ है एम्बिगुअस, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर मेंशन करो कि जो एग्जाम हुआ है उसमें आप कितना स्कोर कर रहे हो। सुपरफिशियल आ गया सिर्फ सरफेस लेवल पर, डीप नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोफेसर वॉज एडमायर्ड फॉर हिज equanimous response to harsh criticism, which word is the most precise antonym of equanimous। तो इसका कौन सा अपोजिट होगा equanimous का? तो equanimous का मतलब क्या होता है? पहले काम। तो काम का अपोजिट क्या होगा? वोलाटाइल होता है जो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाए। इनडिफरेंट भी नहीं है, इम्पल्सिव जो बहुत जल्दी वो हो गुस्सा। बेलिजरेंट भी वही होता है। तो वोलाटाइल जो है यहाँ पर सही बैठता है, जो जल्दी इमोशनल हो जाए, काम का उल्टा। यानी इक्वानिमस का इक्वानिमस हो गया काम, वोलाटाइल हो गया जो जल्दी इमोशनल हो जाए। तो ये इसका एंटोनियम होगा, अपोजिट होगा। Choose the option that correctly punctuates the sentence. The proposal which was submitted last week, however, require further revision। तो यहाँ पर देखो ये जो सेंटेंस है ना, इसमें जो which was submitted last week, प्रपोजल की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो जो which was submitted last week है वो क्या है? ये एक नॉन असेंशियल क्लॉज है। ये एक नॉन असेंशियल क्लॉज है जो क्या दे रहा है? प्रपोजल की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसलिए इसके दोनों तरफ क्या आएगा? कॉमा आएगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी में इसके दोनों तरफ कॉमा है। और आगे देखो हाउएवर जो है ये क्या है? ये कंजंक्टिव एडवर्ब है, तो इसके भी दोनों साइड कॉमा आएगा। तो यहाँ पर ही है इसके दोनों साइड कॉमा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48। Identify the type of clause in the sentence below. What the committee decided surprised everyone present। The clause what the committee decided is ये noun clause है, adjective है, adverb है या independent है। What the committee decided जो है ये किसी चीज़ को represent कर रहा है। तो जब किसी चीज़ को कोई clause represent करता है तो वो मोस्टली noun clause होता है जो एक subject की तरह function कर रहा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर here। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which sentence is the word bank used as a homonym when compared to its use in the sentence below? She deposited the check at the bank। अब फर्स्टली होमोनिम होते क्या हैं? जो बोलने में सेम होते हैं बट उनका जो मीनिंग है डिफरेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो बैंक है ये बोलने में तो हर जगह बैंक बैंक ही आएगा, बैंक बैंक, ठीक है, बैंक। बट इसका जो मीनिंग है वो हर सेंटेंस में क्या है? अलग है। अब हमने देखना है कि किस सेंटेंस में अलग है, ठीक है। शी डिपॉजिटेड द चेक एट द बैंक, इस सेंटेंस में बैंक का मतलब है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब देखो, द पायलट हैड टू बैंक द एयरक्राफ्ट शार्पली ड्यूरिंग द लैंडिंग। तो पायलट ने बैंक किया एयरक्राफ्ट को, यानी कि एयरक्राफ्ट को टर्न किया। टर्न करना, बैंक यहाँ पे एज वर्ब यूज हुआ है क्योंकि वो मोशन में है, वो उसको क्या कर रहा है? टर्न कर रहा है। द चिल्ड्रन प्लेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर आफ्टर स्कूल। तो बैंक ऑफ द रिवर हो गया यहाँ पे किनारा, बैंक यहाँ हो गया किनारा। द बैंक अप्रूव द लोन आफ्टर अ डिटेल्ड रिव्यू, यहाँ पे बैंक है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यानी कि ये तो सेम रहा जो हमें क्वेश्चन पे दिया था, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। ही वर्क्स एट अ मल्टीनेशनल बैंक इन द सिटी, ये भी बैंक यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यानी ये भी इसके साथ सिमिलर मीनिंग दे रहा है, ये भी आंसर नहीं है।
अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर बैंक को एज वर्ब यूज़ किया गया है क्योंकि जो पायलट है वो एयरक्राफ्ट को शार्पली टर्न कर रहा है, तो यहाँ पे तो ये एज अ होमोनिम वर्क नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर हियर, क्योंकि यहाँ पर जो बैंक है वो किनारा है और जो क्वेश्चन में बैंक है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो यहाँ पर इसका बी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का बी। चूज द सेंटेंस इन विच द करेक्ट होमोफोन हैज बीन यूज्ड। यहाँ पे हमने होमोफोन देखना है। द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्शंस। शी डिसाइडेड टू कॉम्प्लीमेंट द ड्रेस विद अ मैचिंग स्कार्फ। द हाइकर्स वर एडवाइज्ड टू पॉज द ट्रेल बिफोर नाइटफॉल। ठीक है, उसके बाद है ही कुड नॉट साइट अ सिंगल एग्जाम्पल टू सपोर्ट हिज क्लेम। तो यहाँ पर साइट जो है टू मेंशन के लिए यूज हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर हियर। चूज द सेंटेंस इन विच द प्रोनाउन यूजेज इज ग्रामेटिकली करेक्ट। हमने देखना है प्रोनाउन जो है वो सही से यूज किस सेंटेंस में हुआ है। ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको जो वन शॉट वीडियोस चल रही है ना इस चैनल की, वन शॉट वीडियोस इंग्लिश की, उसमें ये सेम करवाया था इसी पैटर्न पर। ठीक है, तो जिन्होंने वो वीडियो देखी होगी उनको पता होगा, उनको वो रिलेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन के साथ। वो क्वेश्चन मैंने लास्ट में रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ। जो प्रैक्टिस करवाया था वो क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, आपको जो वन शॉट वीडियोस मिल रही हैं इस चैनल पे इंग्लिश की, जो प्रोनाउन की थी उसमें ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया था। ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन मिलता जुलता है। यहाँ पे क्या था, ईच ऑफ देम हैज़ टू अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी नो एरर। तो ईच जो है मैंने बताया था पहले भी सिंगुलर है, तो इसके साथ आगे भी सिंगुलर ही यूज होगा। तो यहाँ पे देयर नहीं आना था, यहाँ पे हम हिज या हर यूज कर सकते हैं। तो सी में एरर था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर था। ऐसे ही पैटर्न पर यही क्वेश्चन यहाँ पे प्रोनाउन का पूछा गया है। तो जिन्होंने वो वन शॉट वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाकर उन वन शॉट वीडियोस को प्रैक्टिस करो। ठीक है, ग्रामर की वन शॉट वीडियोस आ रही हैं इस चैनल पे, और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर मेंशन करो कि पेपर में आप कितना स्कोर कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पर देखो ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट मस्ट सबमिट देयर, सेम आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, ईच के साथ देयर नहीं आता, यानी कि यहाँ पे हमें क्या पूछा है, करेक्ट बताना है, तो ये तो नहीं है आंसर, यहाँ से पता चल गया। नीदर ऑफ द प्रपोजल अचीव देयर इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स, तो ये भी गलत है। एवरी एप्लीकेंट शुड ब्रिंग हिज और हर आइडेंटिफिकेशन फॉर वेरिफिकेशन, तो एवरी क्या है, एवरी भी सिंगुलर है और इसके साथ आगे सिंगुलर ही आएगा, हिज और हर आएगा। ठीक है, ये तो ठीक है, यानी ये करेक्ट है। द कमिटी रीच देयर डिसीजन आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डेलिब्रेशन, तो ये भी गलत है। यहाँ पर देखो जैसे ईच सिंगुलर है तो उसके साथ आगे भी सिंगुलर फॉलो होता है, सेम वैसे एवरी भी सिंगुलर है तो उसके साथ भी आगे सिंगुलर फॉलो होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हियर। और वो इस चैनल की जो वन शॉट वीडियोस आ रही हैं इंग्लिश की, उससे दो क्वेश्चंस, एक प्रोनाउन का जो ये आया है और एक आर्टिकल का रिपीट हुआ है। ठीक है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद अ क्लियर एंड अनएम्बिगियस प्रोनाउन रेफरेंस। यहाँ पे हमने देखना है कि कहाँ पर सही से प्रोनाउन यूज नहीं किया गया है फॉलोइंग सेंटेंस में। When सारा met लीना शी वॉज ऑलरेडी अपसेट। अब यहाँ पर शी जो है वो सारा के लिए यूज हुआ है या लीना के लिए यूज हुआ है, ये अनक्लियर है, तो ये गलत है। हमने कॉन्टेक्स्ट सही बताना है। द स्टूडेंट इन्फॉर्म द टीचर दैट दे वुड सबमिट द प्रोजेक्ट लेट, ये कुछ हद तक हम इसको सही मान सकते हैं, मतलब यहाँ पर ये बी ऑप्शन सही है, बट हम फिर भी आगे देखेंगे। राहुल टोल्ड अमित दैट ही हैड वॉन द स्कॉलरशिप, अब ही जो है वो राहुल के लिए यूज हुआ या अमित के लिए, ये अनक्लियर है। आफ्टर द रिपोर्ट वॉज रिवाइज्ड इट वॉज क्रिटिसाइज्ड बाय द एडिटर, यहाँ पर जो इट यूज हुआ है वो रिपोर्ट के लिए यूज हुआ है, ये क्लियर है, क्योंकि इस स्टार्टिंग के सेंटेंस में रिपोर्ट के अलावा और कुछ भी नहीं है, तो जो इट यूज हुआ है वो रिपोर्ट के लिए यूज हुआ है। बट जो बी वाला सेंटेंस था उसमें जो दे यूज हुआ है, इसमें आइस का थोड़ा गलती रह सकता है कि ये स्टूडेंट्स के लिए है या टीचर के लिए है, बट जो दे है यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है
वो प्लूरल है, और जो टीचर है वो सिंगुलर है। तो ये चीज़ तो ऑब्वियस है कि जो दे है वो स्टूडेंट्स के लिए यूज़ हुआ है, बट फिर भी जो पूरा एक करेक्ट आता है वो आप हम डी को ही लेंगे। वैसे तो इस क्वेश्चन में बी भी सही है, डी भी सही है, बट जो ज़्यादा एक्यूरेसी है वो डी की ही दिखा रहा है, तो हम डी लेंगे। बी इसलिए सही है क्योंकि जो स्टूडेंट्स है वो प्लूरल है, टीचर सिंगुलर है, और आगे दे यूज़ हुआ है, तो दे तो स्टूडेंट्स के लिए प्लूरल के लिए ही यूज़ होगा। बट यहाँ पर आफ्टर द रिपोर्ट वॉज रिवाइज्ड में सिर्फ रिपोर्ट ही मेंशन है और उसके लिए इट यूज़ हुआ है, तो इसलिए हम डी को ही आंसर लेंगे यहाँ पर, मोस्ट एक्यूरेट को। चूज द सेंटेंस इन विच द यूज ऑफ आर्टिकल इज ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है जहाँ पर आर्टिकल सही से यूज हुआ है वो बताना है। शी इज अ एक्सपर्ट, ए एक्सपर्ट तो नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, एन एक्सपर्ट, तो ए वाला गलत है। ही है, he was appointed the head of the department after an extensive review process. An honest administrator is essential for a effective governance नहीं होगा, यहाँ पर एन आएगा, ये भी गलत है, ए भी गलत था। द कमिटी रीच्ड अ यूनैनिमस डिसीजन आफ्टर द लॉन्ग डिस्कशन, तो ये भी गलत हो गया, यहाँ पर अ यूनैनिमस ठीक था, बट आफ्टर द लॉन्ग डिस्कशन नहीं आएगा, अ लॉन्ग डिस्कशन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सेम चीज़ आर्टिकल की भी प्रैक्टिस करवाई हुई है वन शॉट वीडियो में। ये आर्टिकल का क्वेश्चन था, ही हैज़ कम आउट विद एन यूनिक प्रपोजल फॉर हिज फ्रेंड्स। तो मैंने बताया था कि हम आर्टिकल में जब ए या एन का यूज़ करते हैं, हम एन में देखते हैं वॉल साउंड, वॉल नहीं देखना है, वॉल साउंड देखनी है, हमने साउंड पर फोकस करना है। तो यहाँ पे ये देखने में तो वॉवल है, बट इसकी जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हम यहाँ पर इसके साथ अ लगाएंगे, क्योंकि ये यू की आवाज़ देता है, यूनिक। वैसे ही अ यूरोपियन हम यूज़ करते हैं, देखने में तो ये वॉल है, बट ये साउंड देता है यू की। फिर अ यूनिवर्सिटी, वैसे ही यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है यूनैनिमस, अ यूनैनिमस, तो यहाँ पर ये आएगा, ये साउंड दे रहा है यू निमस, तो इसीलिए यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो हम ए यूज़ करेंगे। तो ये देख लीजिए आप, आर्टिकल का भी रेपिटेशन पैटर्न का आया हुआ है क्वेश्चन में, तो जाके आप वन शॉट वीडियोस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस अ लॉजिकल डिडक्शन अबाउट अ पास्ट इवेंट। तो ये तो पास्ट नहीं है, ये भी नहीं है। यहाँ पर देखो मस्ट हैव ओवरलुक्ड, ये स्ट्रक्चर मैच कर रहा है, मस्ट हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल यूज हुआ है, तो ये मैच कर रहा है। सी इज द आंसर, ये भी नहीं है कैन वाला। चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में हमने करना, हमें पता है द प्रोफेसर सेड, इन्वर्टेड कॉमर्स दैट में, आई प्रोनाउन किस में होगा, ही में, विल का क्या हो जाएगा, वुड, रिव्यू योर का क्या होगा, माई, थीसिस टुमारो का क्या बन जाएगा, द नेक्स्ट डे। तो ये चीज़ किस में फिट हो रही है, ये टुमारो तो नहीं आएगा, ये गलत है। ठीक है, विल नहीं आएगा, गलत है। द प्रोफेसर सेड दैट ही वुड रिव्यू माई, ठीक है, नेक्स्ट डे, सी इज द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, यहाँ पर ये भी गलत है, योर नहीं आएगा, माई थीसिस, सी इज द करेक्ट आंसर हियर। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पैराग्राफ। तो यहाँ पर हमने इसको सेंटेंस अरेंजमेंट करना है। क्या चीज़ देखते हैं हम, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें इंट्रोडक्शन क्या है, फिर कोई कन्फ्लिक्टिंग सेंटेंस, कुछ कन्फ्लिक्ट है, उस कन्फ्लिक्ट को ठीक करने के लिए कोई एक्शन किया गया है, और लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे या कंक्लूजन लेंगे इसका। ही वर्कड से तो नहीं स्टार्ट होगा सेंटेंस, सक्सेस डिड नॉट कम ईजली टू हिम, इवेंचुअली से भी नहीं स्टार्ट हो सकता, और फ्रॉम अ यंग एज ही वॉज डिटरमाइंड टू सक्सीड। ठीक है, यहाँ से हो सकता है फ्रॉम अ यंग एज
ऐसे सेंटेंस हम लिख सकते हैं, ही वॉज डिटरमाइंड टू सक्सीड। ऑप्शन नंबर 4। अब एलिमिनेशन मेथड हम यहाँ यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 जो है ए में है, बी में है, यानी ये दो आंसर्स हो सकते हैं, सी और डी तो हो ही नहीं सकते। सेकंड, उसके बाद यहाँ पर कन्फ्लिक्ट क्या है, सक्सेस डिड नॉट कम ईजली टू हिम, यानी फोर्थ के बाद है सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर है। आगे हमने देखना ही नहीं है, हमने एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया, बात खत्म। बट अभी हम फिलहाल आगे देखेंगे। उसके बाद उसने क्या किया, कोई एक्शन वाला दिख रहा है हमें। पहला आ गया, फ्रॉम अ यंग एज ही वॉज डिटरमाइंड टू सक्सीड। सक्सेस के बारे में बताया गया है कि ईजिली नहीं आती, क्योंकि यहाँ सक्सीड था, इसके आगे सक्सेस फॉलो हो गया। उसके बाद ही वर्कड हार्ड टू अचीव हिज गोल, ये इसने एक्शन किया हुआ है ना, तो एक्शन आ गया यहाँ पर। और कंक्लूड करना है हमने, फिर भी उसके जो एफर्ट्स हैं उसने पे ऑफ नहीं किया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। पहले इंट्रोडक्शन था, फ्रॉम अ यंग एज ही वॉज डिटरमाइंड टू सक्सीड। फिर कन्फ्लिक्ट क्या हुआ कि सक्सेस जो है ईजिली नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ सक्सीड था, इसको आगे फॉलो अप किया इसने। एक्शन क्या किया उसने, ही वर्कड हार्ड टू अचीव हिज गोल्स। देन कंक्लूड किया कि उसके जो एफर्ट्स थे फिर भी वो पे नहीं हुए, तो बी इज द राइट आंसर हियर। Rearrange the following sentence to form a coherent paragraph. She practiced every day to improve her skills. As a result, she won the competition. She wanted to become a professional dancer. Her dedication impressed her teachers. तो यहाँ पे हमने करेक्ट ऑर्डर देखना है। पहले हम फोकस करेंगे गोल पर, प्राइमरी गोल क्या है, उसके लिए एक्शन क्या लिया गया है, एक्शन टेकन टू अचीव गोल। पहले गोल की बात हो रही है, फिर उस गोल के लिए जो एक्शन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग कोई पॉजिटिव फीडबैक, और फिर फाइनल आउटकम। तो यहाँ पर आएगा शी प्रैक्टिस्ड एवरी डे टू इम्प्रूव हर स्किल्स, पर क्यों किया, उसके आगे तो सेंटेंस ही नहीं है, ये नहीं आएगा, एज अ रिजल्ट से स्टार्ट नहीं हो सकता। शी वॉन्टेड टू बिकम अ प्रोफेशनल डांसर, तो ये हो सकता है, ठीक है, यानी थर्ड आएगा स्टार्ट में। तो थर्ड स्टार्ट में एक ए में है, एक सी में है, तो बी और डी तो हो ही नहीं सकते आंसर। अब हम आगे देखते हैं, वो एक प्रोफेशनल डांसर बन सकती है, वो उसका एक प्राइमरी गोल है। अब उस गोल के लिए उसने क्या एक्शन किया, उसके लिए उसने प्रैक्टिस की एवरी डे टू इम्प्रूव हर स्किल्स, यानी कि फर्स्ट वाला आएगा इसके बाद, तो ए यहाँ पर आंसर है, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव फीडबैक क्या आया कि उसने बहुत सारे कंपटीशन जीते, या उसका डेडिकेशन ने इम्प्रेस किया टीचर्स को, तो यहाँ आएगा उसकी जो डेडिकेशन थी उसको इम्प्रेस किया टीचर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 4, और फिर आएगा लास्ट में फाइनल आउटकम ये आया कि एज अ रिजल्ट शी वॉन द कॉम्पिटिशन, तो ये इसका फाइनल आउटकम था कि एज अ रिजल्ट शी वॉन द कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ एन एरर, आइडेंटिफाई द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर। द स्टूडेंट्स हैज़ सबमिटेड देयर असाइनमेंट्स बिफोर द डेडलाइन, तो यहाँ हैज़ सबमिटेड नहीं आएगा, बी में एरर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हेयर। चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली कंप्लीट द सेंटेंस। शी इज़ प्रोफिशिएंट, जब भी लैंग्वेज मेंशन की होती है तो हम इन लगाते हैं, ये मैंने प्रेपोजिशन की वन शॉट में आपको करवाया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। Choose the option that correctly convert the following sentence into the passive voice. The committee will announce the results tomorrow. तो क्या आएगा, the results, ठीक है, the results will be verb की थर्ड फॉर्म, by then subject और फिर tomorrow। कहाँ फिट हो रहा है ये सारा, the results will be announced by the committee tomorrow, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हेयर, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं देखो, जो वन शॉट करवाया है उसमें प्रोनाउन का भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देन आर्टिकल का पैटर्न रिपीट हुआ है, और प्रेपोजिशन का भी आया है, जो मैंने आपको ये बताया कि ये लैंग्वेज वाला, इन वाला, ठीक है।
तो ये पेपर का डिस्कशन था। आपने एग्ज़ाम में कितना स्कोर किया है उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। सो न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी की बात करेंगे यहाँ पे। तो जो पहला क्वेश्चन जो था वो यहाँ पे 61 क्वेश्चन नंबर सेट सीरीज में क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर। ऐसे क्वेश्चन जो थे एसएससी अपने एग्जाम में पूछता था, बट यहाँ पे जेके एसएसबी ने भी नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन ये है कि आपके सामने कुछ वैल्यू दी गई है जिसमें क्या है कि जो नंबर जो आपके सामने यहाँ पे एक्स है वो मिसिंग है, तो वो उस एक्स की वैल्यू जो है वो यहाँ पे क्या हो सकती है। तो मतलब कि कितनी ऐसी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है कि नंबर जो है वो आपका पूरा का पूरा 3 से डिविजिबल हो जाए। देखो 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि आपके जो सम ऑफ दी ऑल दी नंबर डिजिट्स का जितना भी सम होता है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर हम इसका एक और भी तरीका होता है कि अगर हम इस नंबर को ऐसे लिख लें कि 5 4 5 6 7 8 x 9 2 3 और 1, तो इसका ये भी होता है कि सर 5 और 4 होता है 9, तो ये 3 के टेबल से 9 कट सकता है, 6 कट सकता है, 7 और 8 15 होता है, ये भी कट सकता है, 9 भी कट सकता है, 3 खुद कट जाएगा, 2 और 1 3 ही कट जाएगा। तो यानी कि x की वैल्यू आपके सामने क्या क्या हो सकती है। देखो 0 भी रख के आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, 3 भी करके आंसर दे सकते थे, 6 भी करके, 9 भी, मतलब कि ये पॉसिबल डिजिट्स हैं जो कि यहाँ पे x की वैल्यू को बता सकते हैं कि x की वैल्यू यहाँ पे ये आ सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पॉसिबल वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं कि x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो डी इज़ द सही आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि आपके पास यहाँ पे एक्सपोनेंट एंड पावर वाला जो चैप्टर है उसमें से ये क्वेश्चन यहाँ पे उन्होंने नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग दे दिया है कि हाउ मैनी जीरोस विल बी देयर एट द एंड ऑफ एक्स, एक्स की जो वैल्यू होगी उसकी एंड में कितने जीरोस होंगे। ठीक है, या तो इनको आप कॉमन ले लो, इनका ऐसे भी कर सकते हो वैसे, या तो आप इसकी मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे, बट वो थोड़ा लेंदी हो जाता। देखो यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी हम इसको एक काम करते हैं कि 2 की पावर 4 ऐसे कर लो और 2 की पावर 6 प्लस 5 की पावर कितनी कर लो, 6 कर लो। ठीक है, अब इनकी पावर को मल्टीप्लाई है तो होगा क्या, प्लस होगा, सिंपल सी बात है। अब ये वाला और ये वाला 5 टू से कितना हो जाएगा 10, यानी कि 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई में 2 की पावर 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 टू से 10 यानी कि 6। ठीक है, अगर 10 की पावर के ऊपर 6 हैं तो यानी कि x के पास जो भी मल्टीप्लाई करके आप इसको करोगे उसके पीछे जो होंगे वो आपके 6 जीरो तो आएंगे ही आएंगे। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल रिड्यूस 10%, एक आर्टिकल है जिसका प्राइस रिड्यूस कर दिया जाता है, मान लो कि उसका प्राइस है 100x है। मैंने इस तरह के क्वेश्चंस आपको जो हमारा अभी टेस्ट सीरीज चल रही थी उसमें भी मैंने आपको करवाए। ठीक है, 10% इसका आप माइनस कर दो तो कोई बचेगा कितना, आप बोलो कि सर 90x बचेगा, सिंपल सी बात है। 90x जब आपका बचा तो वो बोले कि व्हाट परसेंट शुड बी द न्यू प्राइस, जो नया प्राइस है इसका कितना परसेंट हमें इसमें ऐड कर दें कि ये बराबर हो जाए इस 100x के, इस 100x के। सिंपल सी बात है सर, आपको इसके बराबर बनाने के लिए आपको इसमें 10x की एडिशन करनी पड़ेगी। तो बस बता दो कि 10x इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 90x, यानी कि 10 जो है वो 90 का कितना परसेंट है। 0 से 0 खत्म, 1/9 का मतलब होता है सी ऑप्शन। ठीक है, ये 1/9 जो है ये एक फ्रैक्शन वैल्यू है। अब यहाँ पे देखो x% ऑफ y इजकल टू y% ऑफ x, x% ऑफ y x बटे में कितना 100 मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू y बटे में 100 बराबर किसके, x के। ये y ख़त्म, ये 100 ख़त्म, x और x ख़त्म, यानी कि ये दोनों x और y आपस में इक्वल हो भी नहीं सकते हैं, यानी कि आंसर होगा सी एंड डी। इस चीज़ को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, हमारी समझ से बाहर है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। एवरेज ऑफ x नंबर, यानी कि मैंने आपको पढ़ाया था कि n नंबर और एवरेज और कितना सम होता है। ठीक है, सम होता है। छोड़ो इसको छोड़ो, ऐसे नहीं करेंगे हम, इसको हम शॉर्टकट तरीके से करते हैं। देखो एक नंबर हमारे पास x है, दूसरा हमारे पास क्या है y है, इसकी एवरेज 15 है और इसकी एवरेज कितनी है 20 है। इन दोनों की एवरेज कितनी है, देखो हमने क्वेश्चन पढ़ा था ना कि बॉयज़ की एवरेज इतनी है, गर्ल्स की इतनी है, बॉयज़ और गर्ल्स की एवरेज इतनी है। तो ये क्वेश्चन सिमिलरली सेम क्वेश्चन मैंने आपको एक टेस्ट में यहाँ पे करवाया था। 18 में से 15 जाएगा तो 3, 20 में से 18 जाएगा तो कितना 2, यानी कि x और y की जो रेशो पूछ रहा है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 2:3। अब उसने बोला कि डिस्काउंट 10% किसके ऊपर, MRP। मान लो कि MRP आपके पास कितनी है
100x है, इसके ऊपर 10% का डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 90x हो गया। ठीक है, उसने बोला कि 90x होते हुए भी वो बंदा 20% का गेन कमा रहा है, 20% का गेन कमा रहा है। जब आपने बोला कि 120 अगर ऐसा कुछ है तो भाई 90 इसका 120%, 0 से 0 कैंसिल, 4 बार कट जाएगा 3 के टेबल से, 25 कटेगा, 25 से 4 बार और नहीं 3 बार सॉरी 3 से कटेगा 3 बार, तो x की वैल्यू 25 इंटू 3 75, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो होगी हमारे पास कितनी होगी, 75x कहलाएगी। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको। ये क्वेश्चन था थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता था, पर उसने अब अपना माइंड चेंज कर दिया। उसने बोला कि मुझे 15% का क्या करना है, डिस्काउंट लेना है। अब यार इस 100x के ऊपर 15% का डिस्काउंट देने का मतलब कि 15x इसमें से माइनस, अब सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 85x हो गया। अब उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, उसको हो रहा है 10 का, तो 10 का किसके ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, उसको 75 के ऊपर हो रहा है। 5 के टेबल से 2 बार कटेगा और ये 15 के टेबल से कटेगा ना, 2/15 ऐसे ही आएगा ना। कितनी बार कटा, अच्छा कितनी बार काट दिया यार मैंने इसको, 15 5 75 और 10, ठीक है 2/15, तो 2/15 का उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, 2/15 का उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इसको 100 से गुना कर लो और इसको काट दो 20 बार, इसको काट दो कितनी बार, 3 बार। 20 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। 40 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 13 1/3%। ठीक है, अब उसके बाद ना ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मिक्सचर एलिगेशन का, ये वाला। अब देखो सिंपल सी बात है, इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास वाइन का और वाटर का यहाँ पे मिक्सचर दिया गया है, किस रेशो में, 3 और 1 के अनुपात में। हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ दी मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन, मतलब कि दारू में से, दारू और पानी का जो मिक्सचर है उसमें से कितना परसेंट आप फ्रैक्शन को कितना फ्रैक्शन को आप माइनस करोगे, उसमें से उसमें क्या मतलब जो मिक्सचर है ना दारू का, उसमें से आपने क्या किया, दारू निकाल दी और उसमें पानी डाल दिया। दैट द रेशियो ऑफ द वाइन एंड वाटर रिजल्ट मिक्सचर विद द बैरल कितनी हो जाएगी, 1। मतलब जितनी पहले थी ना क्वांटिटी सेम रही, पर रेशियो ऐसी होगी मिक्सचर निकाल के। अब देखो यार सिंपल सी बात है कि ये भी क्वांटिटी तो कितनी है इसकी, 4x है, मतलब इनका दोनों का सम कितना है, 4x है, तो इसको भी 4x बनाने के लिए इसको 2 बना दो, इसको भी 2 बना दो। अब इसमें ऐड 1 हो रहा है और इसमें ऐड माइनस कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। अब देखो आपको वो चीज़ देखनी है, अगर वाटर ऐड हो रहा है तो अपने वाइन को देखना, वाइन ऐड हो रही है तो वाटर को देखना है, जो कम हो रहा है उसको देखना है। तो कितना यूनिट कम हो रहा है, 1 यूनिट, किसके ऊपर, 3 के ऊपर, यानी कि 1/3 जो यूनिट है यहाँ पे कम हो रहा है, बी ऑप्शन। ये शॉर्टकट तरीका था इसको करने का। या तो आप ऐसे ही मान सकते हो कि वाइन जो है वो 75x है, वाटर जो है वो 25x है। ठीक है, 25x है, और यहाँ पे क्या हो रही है, ये 50-50 हो रहे हैं, 50-50x हो रहे हैं। यहाँ पे फिर से -25 हो रहा है और यहाँ पे प्लस कितना हो रहा है, 25 हो रहा है। वही 25/75 आ जाएगा, 1/13, 1/3 आएगा, फिर से यही सेम वैल्यू जो है निकल के आएगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको समझाया सिमिलरली इसका आंसर ऐसे ही आप निकाल सकते थे, तो 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। कंपाउंड रेशियो पोर्शन है, देखो ये ट्रिप्लीकेट सब डुप्लीकेट ये वाली रेशियो जो होती है ना बेसिक में जो आता है वो पढ़नी पड़ती है। अब ए की मल्टीप्लाई कर दो सी से तो ए सी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। ये तो सबको पता है कि कंपाउंड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद 69 क्वेश्चन देखिएगा। इसने बोला ए जो है वो काम को करता है 10 दिन में, बी जो काम को करता है 12 दिन में, और सी जो काम कर रहा है 15 दिन में। देखो हमने जो अभी आपके टेस्ट जो कंडक्ट करे थे वो इसी के लेवल के कंडक्ट करे थे, तो वो सेम क्वेश्चन यहाँ पे 10 इंटू 6 करोगे तो 60, 12 5 ये इनकी इफिशियंसी आ रही है। ठीक है, 15 चौके 60। इसने बोला कि आफ्टर 2 डेज ए भाग जाता है, मतलब कि सभी ने काम इकट्ठा करा, कितने दिन, 2 दिन। तो 2 दिन जब ये काम करेंगे तो कितने यूनिट कंप्लीट करेंगे, 6 और 4 10 और 5 15, यानी कि 2 दिन में इन्होंने 30 यूनिट कंप्लीट कर लिए। तो कितने दिन लगे इसको, 2 दिन लगे। ठीक है, 2 दिन लगे। अब क्या होता है, नेक्स्ट जो 2 दिन बचे वहाँ पे बी और सी बचे हुए हैं, बी और सी 5 और 4 दोनों मिलके 2 दिन काम करेंगे, कितना मिलेंगे, 18 यूनिट कंप्लीट करेंगे, यानी कि 2 दिन तो यहाँ पे भी हमारे लग गए। अब यूनिट कितने बचे, अब यूनिट बचे हैं 12। अब इन 12 यूनिट को कौन कंप्लीट करेगा, सी करेगा। तो सी करेगा तो सी के ऊपर जिम्मेवारी है, एफिशिएंसी सी की है सर, सी आल्सो लेफ्ट, सॉरी बी करेगा 5 की इफिशियंसी के साथ। जब इसने बोला कि 5 से कटेगा 2 दिन, यानी कि 2 दिन भी लगाएगा और 2/5 दिन भी लगाएगा, यानी कि टोटल जो दिन लगेंगे 2 दिन और लगेंगे, उसके साथ
2/5 हिस्सा लगेगा दिन का। तो यानी कि 2 और 2 4, 2 6 और 6 2 सही 5, बी ऑप्शन। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ए काम को कंप्लीट करता है 15 दिन में और बी काम को कंप्लीट करता है कितने दिन में? 25 दिन में। ठीक है, 25 दिन में। अब दोनों ने क्या किया, काम को स्टार्ट किया। देखो दोनों की जो अपनी टोटल वर्क है वो 75 है, 75 है। देखो सिंपल सी बात, दो तरीक़ों से क्वेश्चन हो सकता है ये। वर्क टुगेदर वी लीव 7 days बिफोर कंप्लीशन। काम के 7 दिन पहले कंप्लीट होने से पहले भाग जाता है कौन? बी भाग जाता है। तो काम जो 7 दिन का बचा था उसको कौन करेगा? मुझे बताओ कौन करेगा? ए करेगा। तो ए की इफिशियंसी कितनी है? 15/75, यहाँ पे 3। तो यार 7 दिन जो काम करना पड़ेगा वो इसको करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा। किस एफिशिएंसी का? 75, यानी कि 35 यूनिट तो इसको ही करने पड़ेंगे। 35 यूनिट जब इसने कर लिए तो कितने बचे आपके पास? 40 यूनिट बचे। 40 यूनिट बचे। 40 यूनिट को इन दोनों ने मिलकर किया होगा कितने दिन में? 8 और 8 पाँजा कितने हो गए? 8 पाँजे 40, यानी कि 5 दिन काम किया ए और बी ने साथ मिलके। फिर कौन भाग गया? बी भाग गया। तो 7 दिन का जो पिछला काम था वो किसने अकेला कंप्लीट किया? बी ने किया। 5 दिन इधर लगे, 7 दिन लगे। 7 और 5 कितने होते हैं? 12। एक तरीका ये था इसको करने का, और एक तरीका आपका ये भी है करने का कि भाई एक काम करो, उससे काम करवाओ, उसको बोलो काम करे तू। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, 7 दिन का काम जो छोड़ के जा रहा है वो कितना कर सकता था? जो छोड़ के जा रहा है वो छोड़ के जा रहा है, बी जा रहा है, तो बी 7 3 21 है ना। 7 3 कितना? 21, यानी कि 21 यूनिट काम और कर सकता था। तो टोटल 75 था, 75 में 21 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 5 और 1 6 7 96, टोटल 96 दोनों को काम पे लगाओ। 5 और 3 8, और 8 से कटेगा कितनी बार? 12 बार। यानी कि दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, जो आपको सही लगाओ उसको आप एक्सेप्ट कर लें। क्वेश्चन नंबर आ गया आपके पास 71 रीजनिंग का। इफ इसमें क्या चल रहा था यार कि ये 1 है, ये 9 है, ये 35 है। इस क्वेश्चन ने बड़ा दिमाग ख़राब करा है बच्चों का। 225 यहाँ पे देखो प्लस 8 हो रहा है, यहाँ पे देखो तो प्लस कितना हो रहा है? 9 और 1 10 होते 11 और 15 कितने हो गए? 26 हो गया, यानी कि यहाँ पे 26 ऐड हो रहा है। यहाँ पे देखा मैंने तो यहाँ पे कितना हो रहा है? 9 में से 4 तो 6 64 हो रहा है, और यहाँ पे मैंने देखा 15 में से 9 6 और 126 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 126 हो रहा है। अभी ये किसका है? 2 का क्यूब है, और ये किसका है? 4 का क्यूब है। अब ये किसका है? 5 का स्क्वायर, यहाँ कह सकते हो कि 3 का क्यूब -1, और यहाँ पे कह सकते हो कि 5 का क्यूब +1। आगे वाला जो आएगा 7 का क्यूब जो आएगा उसमें से माइनस हम 1 करेंगे। इसका मतलब जो इवन नंबर है उनका तो सिंपली क्या हो रहा है? स्क्वेयर क्यूब जो है वो ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब आगे किसका क्यूब ऐड हो जाएगा? 216 ऐड हो जाएगा। वो किसका होता है सर? 6 का होता है। तो जब आपने इसमें ऐड करोगे तो आपका आएगा 441 हमारा आंसर। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये भी। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। देखो Q से जब W जाओगे तो प्लस आपको 5 लेटर करने पड़ेंगे। K से जब Q जाओगे तो प्लस आपको 5 लेटर ऐड करने पड़ेंगे। अब E से K जाओगे तो प्लस आपको कितने करने पड़ेंगे? 5 लेटर। अब C से जब E जाओगे ना तो प्लस आपको एक ही लेटर ऐड करना पड़ेगा। देखो अगर आप C से I जाते हो तो कितने लेटर हो जाते हैं? 5 लेटर हो जाते हैं। यानी कि जो वोवेल वाला केस है उसको रिप्लेस किया जा रहा है ई के साथ। तो यानी कि W से मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, 5 लेटर का गैप लेके निकलो सर, कितना आएगा हमारे पास? C ही आएगा। तो C इज़ द आंसर, ए ऑप्शन आएगा इसका। ठीक है, अब उसके बाद इस क्वेश्चन पे आ जाइएगा ए से मुझे जाना है डी, तो मुझे बी का और सी का गैप लेना पड़ा। डी से मुझे जाना है आई, तो डी के बाद क्या आएगा? ई आएगा, एफ आएगा, जी आएगा और एच आएगा। ये 4 लेटर आएंगे। आई के बाद जे, के, एल, एम, एन, ओ, फिर मेरा क्या आएगा? पी। यानी कि ये कितने लेटर? 2, ये 4, ये 6। पी के बाद क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, फिर वाई। तो ये 4 और 4 हो गए 8। मतलब कि वाई के बाद 10 लेटर का गैप आएगा। वाई के बाद क्या आएगा? 10 लेटर का गैप आएगा। तो जेड आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई आएगा, एफ आएगा, जी आएगा, एच आएगा, आई आएगा, जे आएगा। तो क्या आएगा मेरा आंसर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जे इज़ द आंसर, बी ऑप्शन। ठीक है, तो जे आएगा। तो लेटर का गैप था। अभी ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन था। इसमें बोला गया था कि लेटर्स आर अरेंज इन रिवर्स ऑर्डर। जितने भी लेटर्स हैं उनको रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करना है। जैसे इसका बैलून का दिया गया, वैसे ही सिमिलरली अगर हम इसको देखें, हाउ टू अरेंज दिस। बी जो था वो लास्ट में चला गया, तो यानी कि एम जो होगा वो लास्ट में जाएगा। एम लास्ट में किसके पास है?
एम लास्ट में किसके पास है, इसके पास नहीं है, तो वाई स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो वाई स्टार्टिंग में दोनों के पास है। ए जो है, जो वावल हैं वो अपनी पोजीशन वैल्यू नंबर से जाने जाएंगे, तो यानी कि यहाँ पे 1 आएगा। डी तो आएगा ही आएगा, एन 14 पे होता है, ये 15 पे होता है, तो ये आंसर होना चाहिए, सॉरी एन नहीं आएगा यहाँ पे, तो ए ऑप्शन यहाँ पे लग रहा है। देखो जब हम एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो हमें अपने आप पे बहुत डाउट होता है कि भाई क्या आंसर होगा। ये पर्सन जो है वो ईस्ट फेस कर रहा है, तो यहाँ से उसने क्या किया, क्लॉकवाइज 135 डिग्री की मूवमेंट करी, इधर से उसने क्या किया 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करी, यानी कि यहाँ पे। तो अभी उसका फेस्ड है साउथ और ईस्ट की पोजीशन में, तो यही पूछा गया था शायद, बी ऑप्शन। यहाँ तो हम दोनों को माइनस करके 45 डिग्री क्लॉकवाइज भी उसको ईस्ट से घुमा सकते थे, तभी भी आंसर आ जाता। अ मैन सेड दिस गर्ल इज़ द डॉटर ऑफ माई फादर के ओनली सन की। देखो इस आदमी ने क्या बोला कि दिस गर्ल इज़ द डॉटर ऑफ द माई फादर। ये जो मैन है इसका फादर है, ठीक है, इसका फादर है, इसके ओनली सन, ये मैन ही इसका क्या है, ओनली सन है, इसके फादर का ओनली सन है, ठीक है। और इस सन की क्या है, वाइफ है, इसकी क्या है, वाइफ है। तो उसकी वो जो गर्ल है वो दिस गर्ल इज़ द डॉटर ऑफ माई फादर के ओनली सन की, मेरे बाप के इकलौते बेटे की पत्नी की बेटी है। तो हाउ इज़ दिस गर्ल रिलेटेड टू मैन, डॉटर इज आंसर होना चाहिए। मतलब बिना पढ़े भी आप इसको बिना सॉल्व करे भी इसका आंसर आप बता दो, तीन बार पढ़ना होता है ये वाले क्वेश्चंस, तो आंसर कर सकते हैं। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे P ग्रेटर देन है Q से, Q बड़ा है R से, तो यहाँ से P से Q और Q बड़ा R से और R छोटा S से, S छोटा T से और T छोटा P से, तो ऐसे इनका एक अरेंजमेंट था। P बराबर है S के, तो P बराबर नहीं है S के, तो पहला गलत। Q बड़ा है S से, तो Q यहाँ पे छोटा कर, S बड़ा है Q से, फिर ये गलत हो जाएगा। तो Q बड़ा है T से, तो Q नहीं, Q यहाँ पे रास्ता ही बंद है, तो क्या आ जाएगा कि T बड़ा है R से, ठीक है। अब राम जो है वो स्कूल जाता है, रिड्यूसिंग हिज स्पीड टू कितना 4/5 कर देता है, यानी कि उसकी स्पीड जो थी मान लो कि 5/5 थी, अब उसने क्या कर दिया, अपनी स्पीड कर दी 4/5 कर दी, ठीक है। कितना डिक्रीमेंट करा, 1 का, किसके ऊपर, 5 के ऊपर। कितना टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है, 1 यूनिट के लिए एक्स्ट्रा लग रहा है, कितना लग रहा है, 15 मिनट लग रहे हैं। मुझे एक चीज़ बताओ यार, अगर उसको 15 मिनट लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं, 15 मिनट उसको लग रहे हैं, तो उसने अपनी स्पीड कम कर दी है। अब यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, इसकी वैल्यू होगी 75 मिनट और इसकी वैल्यू होगी 60 मिनट, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 15 मिनट। एक कम करने पर 15 मिनट ज़्यादा, कम करोगे तो 15 मिनट ज़्यादा लगेंगे। देखो स्पीड और टाइम जो होती है इन्वर्सली रिलेशन होता है, टाइम बढ़ेगा तो स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी तो टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एक्चुअल में उसकी टाइमिंग क्या लग रही हो। देखो पहले तो वो 5/5 की स्पीड में जा रहा था, ठीक है, तो तब तो उसको कितने मिनट लग रहे होंगे, 60 मिनट लग रहे होंगे। तो जब उसने अपनी स्पीड कम कर दी तो उसको कितने 15 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, यानी कि 75 मिनट लग रहे थे। इसमें से आंसर क्या था हमारा, 60 मिनट था। द गवर्नमेंट प्लान्स टू रिड्यूस द इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन द इलेक्ट्रॉनिक्स। गवर्नमेंट का प्लान है कि वो इम्पोर्ट ड्यूटीज प्लान को क्या करें, रिड्यूस करें। प्राइसेस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स में फॉल, तो प्राइस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स में फॉल हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल लग रहा है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स विल स्टॉप, ये जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स की क्या वो स्टॉप कर देगी। देखो स्टॉप तो नहीं कर सकते, अगर ड्यूटी से रिड्यूस हो जाएंगी ना तो डिमांड बढ़ जाएगी, तो स्टॉप तो नहीं कर सकते, तो ए ऑप्शन यहाँ पे इसका आंसर है। सम बुक्स आर फ्रिक्शन, कुछ बुक्स क्या हैं हमारी फिक्शन है, और ऑल फिक्शन, सारी की सारी फिक्शन जो है हमारी पॉपुलर है। तो बोल रहा है कि सम बुक्स आर पॉपुलर, कुछ बुक्स हमारा पॉपुलर हैं, तो पहला सही। ऑल पॉपुलर थिंग्स आर फिक्शन, सारे के सारे पॉपुलर थिंग्स जो हैं वो क्या फिक्शन है, नहीं, तो ओनली क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। सो ये था हमारा एनालिसिस। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।